नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा एक असाधारण कहानी। भारत को आजादी मिलने के 3 साल बाद 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे शहर वडनगर में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह वो शहर था जहां सदियों पहले बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, जहां ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रवाह था। नरेंद्र का परिवार आर्थिक रूप से सामान्य था, मध्य वर्गीय व्यापारियों का परिवार। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक किराना दुकानदार थे और माता हीराबा एक साधारण महिला थी। नरेंद्र एक साधारण एक कमरे के घर में पैदा हुए, जो लगभग 40 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा था। लेकिन इस घर में कुछ असाधारण बीज बोए जा रहे थे। बचपन से ही नरेंद्र अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं छोटे नरेंद्र अपने पिता की चाय की दुकान पर काम करते थे। पढ़ाई और परिवार के काम के बीच संतुलन रखना उनकी पहली शिक्षा थी। स्कूल के दोस्त याद करते हैं कि नरेंद्र कितना मेहनती था। हमेशा स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता था। बहस मुबाहिसे में भी वह अपने विचारों को तीखेपन से रखता था। लेकिन नरेंद्र के मन में बचपन से ही अन्य बातें थीं। उसके सपने अलग थे। स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ते हुए उसके मन में एक चिंगारी जल गई, भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की चाहत। विवेकानंद के शब्द उसके हृदय में गूंजते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ आया जब नरेंद्र 18 साल का हुआ। उसके माता पिता ने उसकी शादी की बातें करनी शुरू कर दी। उस परंपरागत समाज में जहां कम उम्र में शादी करना आम बात थी, नरेंद्र की शादी जसोदाबेन नाम की एक लड़की से तय कर दी गई। यह विवाह 1968 में संपन्न हुआ। लेकिन यह साधारण शादी नहीं थी। यह एक भारी फैसले की शुरुआत थी। शादी के 3 महीने बाद नरेंद्र घर छोड़ गया। लेकिन यह कोई विद्रोह नहीं था, न तो परिवार से नाराजी थी, न ही पत्नी से। बस युवा नरेंद्र के अंदर कुछ बड़ा करने की अग्नि चल रही थी। वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम पढ़ाई करो, आजाद रहो, मेरी चिंता मत करो। और नरेंद्र निकल पड़ता है पहले एक सन्यासी की तरह 2 साल के लिए भारत भर की यात्रा करने। 17 साल की उम्र में जब नरेंद्र घर छोड़ता है, 2 साल की यात्रा के दौरान वह भारत के हर कोने को देखता है। दक्षिण के मंदिरों से लेकर उत्तर के हिमालय तक हर जगह उसे कुछ सीखना था। हिमालय में उसने ध्यान किया, बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों में खोया, महान तपस्वियों के साथ समय बिताया। उसे याद आता है कि कैसे प्रकृति की विशालता ने उसके मन को छोटा कर दिया। हिमाचल की बर्फीली वादियों में जहां -20 डिग्री ठंड होती थी, वह ध्यान में बैठता था। जब कुदरत का कहर बरपा तो गांवों की मदद करने दौड़ गया। यह अनुभव उसके अंदर का नरेंद्र बदल गया। जब वह 2 साल बाद वापस आता है तो वह एक बदला हुआ इंसान होता है। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। 1972 में अहमदाबाद लौटकर वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ता है। RSS एक संगठन था जो भारत की संस्कृति, समाज और राजनीति को नई दिशा देने में विश्वास रखता था। RSS में नरेंद्र का जीवन बिल्कुल अलग था। सुबह 5 बजे उठना, रात 11 बजे सोना, हर दिन की गतिविधि, हर काम, सब संगठित, सब अनुशासित। वह RSS का एक प्रचारक बन गया, जिसका मतलब था कि वह संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित था। कोई तनख्वाह नहीं, कोई निजी संपत्ति नहीं, सिर्फ समाज सेवा। 1975 में भारत में एक काला अध्याय आया, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा। इस समय हजारों विरोधी नेता और कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए। नरेंद्र भी अलग नहीं थे। उन्हें भूमिगत होना पड़ा, गुप्त रूप से पर्चियां बांटनी पड़ी। लेकिन वह हार नहीं मानते। RSS के कैदियों के परिवारों की मदद करते हैं, विदेश से चंदा इकट्ठा करते हैं। जब आपातकाल खत्म होता है तो नरेंद्र एक नई जिम्मेदारी लेते हैं, आपातकाल के पीड़ितों की गवाही इकट्ठा करना, एक किताब लिखना।
इस काम में उन्हें देश भर की यात्रा करनी होती है। धीरे धीरे वह न सिर्फ एक प्रचारक नहीं रहते, बल्कि एक संगठक बन जाते हैं। 1978 में नरेंद्र को विभाग प्रचारक बनाया जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी। फिर 1981 में वह प्रांत प्रचारक बन जाते हैं। अब वह गुजरात के पूरे आरएसएस संगठन को चलाते हैं। गुजरात में किसान संगठन, छात्र संगठन, महिला संगठन, सब पर उनकी नजर होती है। वह विभिन्न यात्रा, जुलूस आयोजित करते हैं जो सामाजिक विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी समय 1987 में नरेंद्र को एक बड़ा मौका मिलता है। भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात आते हैं और नरेंद्र को भाजपा में शामिल होने के लिए कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण लेकिन जोखिम भरा कदम था, संगठन का काम छोड़कर राजनीति में आना। जब नरेंद्र 1987 में भाजपा में आते हैं तो वह गुजरात की भाजपा के महासचिव बन जाते हैं। लेकिन वह कोई राजनेता नहीं है, अभी वह एक संगठक है और यह अंतर महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक के दौरान नरेंद्र भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं। अहमदाबाद के नगर निगम चुनावों में भाजपा को पहली बार जीत मिलती है। फिर 1995 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को गुजरात में अभूतपूर्व सफलता मिलती है, 121 सीटें। यह पहली बार था जब गुजरात में कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सत्ता संभाली। नरेंद्र अब पूरे देश की नजर में है। 1908 जब भाजपा लोकसभा चुनावों में विजयी होती है तो नरेंद्र के संगठनात्मक कौशल का बड़ा हाथ होता है। लेकिन फिर 1996 से 1977 में भाजपा गुजरात में सत्ता खोता है। भाजपा के शीर्ष नेता इसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन नरेंद्र को नई शुरुआत का मौका देते हैं। 2001 का साल नरेंद्र के जीवन में एक ऐतिहासिक साल था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं, नरेंद्र, तुम गुजरात के मुख्यमंत्री बनो। यह कोई साधारण पद नहीं था। गुजरात को भूकंप ने तबाह कर दिया था। भुज भूकंप 2001 में 20,000 से अधिक मरे और अर्थव्यवस्था धराशायी थी। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य की स्थिति भयावह है। पानी की गंभीर कमी, बिजली की कमी, आर्थिक संकट। लेकिन नरेंद्र के पास एक दूरदर्शी योजना है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजना है सुजलाम सुफलाम, जल संरक्षण और प्रबंधन की एक क्रांतिकारी योजना। कई जलाशय, चेक डैम और नहरें बनाई जाती हैं। जो राज्य पानी के लिए तरस रहा था वह जल समृद्ध बन जाता है। इसके साथ ही ज्योतिग्राम योजना 24 घंटे गांवों को बिजली देना, इसने कृषि को रूपांतरित कर दिया। गुजरात की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगती है। 2000 से 2010 के बीच गुजरात की जीडीपी की वृद्धि 9.8% थी, जबकि भारत के लिए यह 7.7% थी। नई फैक्ट्रियां लगने लगी। फोर्ड, सुजुकी, टाटा जैसी कंपनियां गुजरात में आईं। लेकिन इसी मध्य में एक काली घटना हुई जो नरेंद्र के जीवन को चिन्हित करेगी। 2002 का गोधरा दंगा। फरवरी 2002 में गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगाई गई, जिसमें हजारों हिंदू तीर्थयात्रियां सवार थीं। इस घटना में 60 लोग मारे। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हजारों लोग, ज्यादातर मुस्लिम, मारे गए। मोदी की सरकार पर आरोप लगाए गए कि या तो उन्होंने हिंसा को रोकने में विफल रहे या गलत तरीके से सक्षम रहे। पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट को एक शपथ पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि मोदी ने कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो, लेकिन किसी भी अदालत ने मोदी को दोषी नहीं पाया। यह मोदी की राजनीति का सबसे भाग बना रहा। कुछ लोगों के लिए यह विकास का प्रमाण था, दूसरों के लिए सांप्रदायिकता का। इसके बाद भी 2007 और 2012 के चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की। मोदी 3 बार मुख्यमंत्री बने और गुजरात वास्तव में विकसित हो रहा था। लोग कहने लगे कि गुजरात देश का प्रमुख राज्य बन गया।
लेकिन मोदी के मन में अब एक और बड़ा सपना जग चुका था। 2013 के अंत में भाजपा की अध्यक्षता के लिए नरेंद्र मोदी को चुना जाता है। 2014 का लोकसभा चुनाव न केवल एक चुनाव था, यह एक जन आंदोलन था। मोदी लहर उठ रही थी। मोदी का संदेश सरल था लेकिन शक्तिशाली, विकास विकास विकास। उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा। यह कोई आकस्मिक चुनाव नहीं था। वाराणसी भारत का सबसे पवित्र शहर है, विश्वनाथ का शहर है। 16 मई 2014 को जब चुनाव परिणाम आते हैं तो भारत में भूचाल आ जाता है। भाजपा अकेले 282 सीटें जीतती है। यह 1984 के बाद सबसे बड़ी जीत है। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को बिना गठबंधन के पूर्ण बहुमत मिलता है और नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। यह पहली बार है जब भारत का प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत में जन्मा हो। मोदी के पास एक विजन है, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। वह तुरंत बड़ी योजनाएं घोषित करते हैं। मेक इन इंडिया 2014। मोदी का सपना भारत को एक विश्व निर्माण केंद्र बनाना था। दुनिया में कहो, भारत में बनाओ। लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देना। इसमें 25 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, ऑटोमोटिव से लेकर फार्मा तक। डिजिटल इंडिया 2015। मोदी ने 1 जुलाई 2015 को एक बोल्ड कदम उठाया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य गांवों को इंटरनेट से जोड़ना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना था। 10 साल बाद 140 करोड़ भारतीय इसके लाभार्थी बने। डिजिटल भुगतान क्रांति हुई। स्वच्छ भारत मिशन 2014। 15 अगस्त 2014 को मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी झाड़ू संभाली। न गंदगी करेंगे, न करने देंगे। स्वच्छता का यह अभियान केवल सफाई नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति। टॉयलेट निर्माण से लेकर ओपन डेफेकेशन को खत्म करना। 11 साल में 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बने। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अध्ययन में पाया गया कि इससे 70,000 मौतें प्रति साल रोकी जा सकी। जीएसटी 2017। मोदी ने भारत के कर व्यवस्था में क्रांति लाई। वन नेशन वन टैक्स, माल और सेवा कर। पहली बार 18वीं सदी के बाद भारत के कर तंत्र को संगठित किया गया। इन योजनाओं के पीछे एक दर्शन था, आम आदमी का उन्नयन। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। एक नई मध्य वर्गीय क्रांति आई। 2019 के चुनावों में मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ी। भाजपा 303 सीटें जीती। दूसरी बार भारत ने मोदी को अपना नेता चुना। 2014 के बाद मोदी ने कई साहसिक निर्णय लिए। सबसे विवादास्पद था नोटबंदी, दिसंबर 2016। अचानक 8 नवंबर 2016 की रात मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य कर दिए गए। 86% करेंसी रातों रात बेकार हो गई। सरकार का तर्क था काली कमाई रोकना, नकली नोटों का खात्मा। आलोचकों को लगा कि यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। आम लोगों को लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ा। लेकिन 2023 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना। मोदी का तर्क सही साबित हुआ, काली कमाई में काटी आई। 2024 की गर्मियों में जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक सरप्राइज होता है। मोदी के सपनों को झटका लगता है। भाजपा अकेले 240 सीटें जीतती है। 2019 से 63 सीटें कम के गठबंधन के साथ एनडीए को 293 सीटें मिलती है। पहली बार मोदी को अपनी गठबंधन पार्टनरों पर निर्भर होना पड़ता है। तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें और जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें मुख्य सहयोगी है। यह एक नई मोदी की शुरुआत है, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो अकेले शासन नहीं कर सकते। फिर भी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। केवल दूसरे प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो 3 बार प्रधानमंत्री बनते। 1950 में एक चाय की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का, 2014 में 1.3 अरब लोगों का नेता। यह किसी बॉलीवुड फिल्म की कथा नहीं है, यह भारत की एक सच्ची कहानी है। नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: अनुशासन, दृष्टि और कार्य। बचपन की मेहनत, युवा दिनों की आध्यात्मिकता, मध्य उम्र का संगठनात्मक कौशल और प्रधानमंत्री के दिनों में राष्ट्रीय नेतृत्व, हर चरण में यह तीनों बातें दिखाई देती हैं। उनके विकास के कार्यों ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। डिजिटल भुगतान से लेकर टॉयलेट तक सब कुछ बदल गया। लेकिन 2002 के दंगों का विवाद भी उनके साथ है। कुछ उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं, कुछ उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत को बदल दिया है। एक गरीब लड़के की कहानी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता तक की यात्रा, यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के पुनर्जन्म की कहानी है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 73 वर्षीय मोदी अभी भी गतिविधि में है। नई योजनाएं, नई घोषणाएं। सितंबर 2025 में उन्होंने जीएसटी के नए सुधार घोषित किए, जो आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती करने वाले थे। शायद यही नरेंद्र मोदी की असली विरासत है: निरंतर परिवर्तन, निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता। एक ऐसे भारत का सपना देखना जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां विकास और परंपरा एक साथ चले। यह एक असाधारण यात्रा है, एक साधारण लड़के की जो असाधारण बन गया। और यह भारत की कहानी भी है, एक राष्ट्र की जो अपनी शक्ति को पुनः खोज रहा है।